नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। आज हम विश्लेषण करेंगे समाजवादी परिवार, समाजवादी पार्टी के पूरे राजनीतिक ड्रामे का। मुलायम सिंह के लिए नए साल की शुरुआत अमंगल रही। अपने ही बेटे अखिलेश के हाथों उन्हें समाजवादी पार्टी में बेदखल हो जाना पड़ा। आज अखिलेश ने समाजवादी पार्टी पर कब्जे की प्रक्रिया पूरी कर दी, खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए और मुलायम सिंह यादव को बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी की तरह मार्गदर्शक के पद पर बैठा दिया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। गोमती किनारे 1 जनवरी की सुबह तख्ता पलट की नई कहानी लिखी गई। अखिलेश ने पिता को किनारे लगाया, चाचा को पार्टी से बाहर किया, खुद पार्टी के सर्वे सर्वा बन गए और ये तय कर दिया कि आज से समाजवादी पार्टी मतलब अखिलेश यादव हो गया है। ये अधिवेशन सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। अखिलेश ने आज कुछ भी कल के लिए नहीं छोड़ा, सारा हिसाब किताब चंद घंटे में निपटा दिया। खुद समाजवादी पार्टी के स्वयंभू अध्यक्ष बन गए तो मुलायम सिंह यादव के सियासी संन्यास पर भी अपने नाम की मोहर लगा दी। माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को स्थापित कर ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उन्हें समाजवादी पार्टी का सर्वोच्च रहनुमा माना जाए और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहे। कुछ भी घुमा फिरा कर नहीं हो रहा था, जो हो रहा था डंके की चोट पर। ये विशेष अधिवेशन प्रस्ताव करता है कि श्री शिवपाल सिंह को समाजवादी पार्टी के राज्य अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया जाए। रामगोपाल मुस्कुरा मुस्कुरा कर तमाम विरोधियों के निपटाने का ऐलान कर रहे थे। सामने खड़े समर्थकों का जोश उछाल मार रहा था। मंच पर अखिलेश को गुलदस्ता देने वालों में होड़ लगी थी। अखिलेश थोड़े असहज दिख रहे थे, चेहरे पर जीत का गर्व नहीं, अजीब सी उदासी थी। माइक पर आए तो उसी पिता का आज्ञाकारी पुत्र होने की दुहाई दी, जिन्हें एक झटके में अध्यक्ष से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिया था। कोई अगर बीच में आता है, रिश्ते में के बीच में आता है, मैं चाहे अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, कुछ भी हूं, लेकिन नेताजी मेरे पिताजी रहेंगे और नेताजी पिताजी हैं तो मैं उनका बेटा रहूंगा। ये रिश्ता कोई नहीं खत्म कर सकता। अखिलेश ने जंग की सीधी लकीर खींच दी थी। ये बता दिया कि लड़ाई पिता से नहीं, चाचा और अंकल से है। जब लेटर पत्र टाइप होने में समय लग रहा था, उन्होंने अपनी ऑफिस से टाइपराइटर मंगाया था। अगर कोई व्यक्ति टाइपराइटर मंगाए नेताजी घर पर कि जिससे चिट्ठी छप जाए और नेताजी के बनाए हुए अध्यक्ष को हटाने का काम करें। अखिलेश का तख्ता पलट अभियान आज पूरा हो गया। पूरी पार्टी अब मुट्ठी में है। जो लोग साथ में नहीं हैं, वो भी मुट्ठी भरी ही बताए जा रहे हैं। मुलायमवादी समाजवादी पार्टी से आज से अखिलेश में हो गई। जो हुआ सवाल है तो इतना कि पिता मुलायम सिंह यादव हथियार कब डालते हैं। फिलहाल तो नेताजी डटे हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। मुलायम सिंह यादव के लिए यह जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। इस हार की टीस वही समझ रहे होंगे क्योंकि इस बार मुलायम को मात देने वाला उनका अपना टीपू है। लेकिन पिता ने अभी हार नहीं मानी है। अखिलेश के सामने मुलायम की तरफ से कठोर चुनौतियां भी आ रही हैं, जिनका उन्हें अभी सामना करना होगा। समाजवादी पार्टी में सब कुछ बदल रहा है। नेता बदल रहे हैं, समर्थक बदल रहे हैं, सत्ता बदल रही है, हैसियत और हनक भी बदल रही है। जरा देखिए, अध्यक्ष बदलते ही पार्टी दफ्तर की सूरत भी कैसे बदल गई। समाजवादी पार्टी दफ्तर के भीतर का आप नजारा देख सकते हैं कि अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं उन लोगों का यहां पर कब्जा हो चुका है। अभी अभी गेट खुला
प्रदेश अध्यक्ष बदला गया और उसके बाद अखिलेश यादव के समर्थक बड़ी संख्या में दफ्तर के भीतर घुस गए हैं। सारे समर्थकों का यहां पर कब्जा हो चुका है। जो शिवपाल यादव के लोग थे वो दफ्तर छोड़कर भाग चुके हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब अखिलेश समर्थकों का यहाँ धावा और कब्जा हुआ। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी का दफ्तर है जिसके देश के सबसे बड़े सूबे में सरकार है। आज यहाँ शक्ति प्रदर्शन का एक और एपिसोड हुआ। अखिलेश समर्थकों का हजूम आया, गेट तोड़कर अंदर घुसा, शिवपाल यादव के नाम की नेम प्लेट उखाड़ दी। अंदर डटे शिवपाल समर्थकों को खदेड़ दिया गया। हम सब युवा जनता ये बहुत दिन से चाह रहे थे कि सारी जिम्मेदारी अखिलेश यादव को दे दी जाए और आज वो सारी जिम्मेदारी उनको दे दी गई। ये आज के ग्रेट समाजवादी ड्रामे का एंटी क्लाइमेक्स था। आज सुबह से इस तमाशे में तरह तरह के सीन जुड़ते जा रहे थे। लखनऊ की सियासी फिजा में तरह तरह की खबरें आ रही थी। मुलायम अपने बंगले में बैठकर जनेश्वर मिश्र पार्क में चल रहे पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे। ऐसी खबर भी आई कि मुलायम सिंह अखिलेश रामगोपाल की तरफ से बुलाए गए सम्मेलन में हिस्सा लेने जा सकते हैं। ये भी कहा गया कि ये खबर उड़ते ही शिवपाल यादव भागे भागे मुलायम सिंह के पास गए और उन्हें सम्मेलन में न जाने के लिए राजी किया। मुलायम से मिलने बेनी प्रसाद वर्मा भी आए। उन्होंने भी मुलायम को सम्मेलन में न जाने को कहा। मुलायम ने धड़ाधड़ 2 चिट्ठियां लिखी। पहली चिट्ठी में पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में न जाने की हिदायत थी, जाने पर कार्रवाई की चेतावनी थी। दूसरी चिट्ठी में रामगोपाल को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किए जाने का आदेश था। बावजूद इसके जनेश्वर पार्क में भीड़ जुटी। अखिलेश ने शक्ति प्रदर्शन का आखिरी राउंड जीता तो मुलायम ने सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं को पार्टी से। सियासत का ये नया संस्करण है जिसमें मुलायम सिंह के संरक्षण में फूलने फलने वाले आज उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जनेश्वर पार्क में अखिलेश के पक्ष में 200 से ज्यादा एमएलए एमएलसी खड़े दिखे। गिने चुने चेहरे नादारा थे, जिनमें एक चेहरा आजम खान का था, जिन्होंने एक दिन पहले ही बाप बेटे के मिलन की आखिरी कोशिश की थी और सुलह हो जाने का ऐलान किया था। बातचीत में कोई कड़वाहट नहीं थी, कोई बड़ा शिकवा शिकायत नहीं थी, बल्कि ये लगता था जैसे एक बाप अपनी औलाद से नाराज हुआ था। और यही मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ, अपने माहौल के लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी, कि सभी को याद रखना चाहिए कि बाप से औलाद और औलाद से बाप बहुत मुश्किल से जुदा होते हैं। आजम के इस बयान के बाद गिले शिकवे मिट जाने की उम्मीद थी, लेकिन आज तमाम हदें ध्वस्त हो गई। अखिलेश ने मुलायम को बेदखल कर दिया। जिसका अंदेशा था वही हुआ। अमर सिंह पार्टी से बाहर कर दिए गए, शिवपाल यादव को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, अखिलेश यादव ने पूरी पार्टी अपने नाम कर ली और मुलायम सिंह यादव को सिर्फ प्रतीकात्मक मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। साफ है अब ये पार्टी अखिलेश की पार्टी है और आने वाले वक्त में अब ये पार्टी किस तरह से आगे बढ़ती है ये सब कुछ अखिलेश यादव ही तय करेंगे। लेकिन मुलायम सिंह यादव जो इतने माहिर राजनीतिक खिलाड़ी हैं और शिवपाल सिंह यादव क्या करेंगे इस पर भी तमाम नजरें अब टिकी होंगी। लखनऊ में बालकृष्ण के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। आपने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अंदर चले तख्ता पलट का मॉर्निंग शो देखा। इस शो को देखने के बाद किसी को भी ये लग सकता है कि समाजवादी पार्टी में वन एंड ओनली नेता अब अखिलेश यादव है। वैसे अखिलेश आज के मुकाबले में विनर जरूर रहे हैं, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसमें अखिलेश के लिए नफा और नुकसान दोनों हैं। आइए हम आपको बताते हैं। अखिलेश ने पार्टी पर कब्जे की लड़ाई का पहला राउंड जीत लिया है। अखिलेश के बुलावे पर पार्टी के 200 से ज्यादा एमएलए एमएलसी उम्मीदवारों का सम्मेलन में आना इस बात का सबूत है कि पार्टी के अखिलेश सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पार्टी पर पकड़ के मुकाबले भी अखिलेश मुलायम पर भारी पड़े। विरोधियों को किराने लगाने में भी अखिलेश को कामयाबी मिली। खासतौर से शिवपाल और अमर सिंह से उन्होंने हिसाब बराबर कर लिया। तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश संगठन पर भी अच्छी पकड़। लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच बुलेटिन के बीच में आ गई है। चुनाव आयोग में मुलायम सिंह यादव याचिका देंगे। मुलायम सिंह यादव वो याचिका में क्या कहेंगे, किस तरह की याचिका होगी। चुनाव आयुक्त से मिलेंगे मुलायम सिंह यादव। कल दिल्ली आ रहे हैं चुनाव आयुक्त से मिलने, सीधे कुमार अभिषेक के पास लखनऊ। हम आपको हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। अभिषेक, क्यों
याचिका देना चाहते हैं? क्यों चुनाव आयुक्त से मिलना चाहते हैं मुलायम? देखिए सही, मुलायम सिंह यादव सीधे सीधे ये बात कह रहे हैं कि पार्टी उनकी है और उनकी पार्टी को हाईजैक किया गया है। जिस तरीके से आज ये आपातकालीन अधिवेशन बुलाया गया, तमाम जो नेता थे वो अखिलेश यादव के साथ खड़े दिखे। कल शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव दिल्ली जा रहे हैं और उम्मीद ये है कि ये लोग जाकर के चुनाव आयोग से मिलेंगे और बाकायदा याचिका देंगे। आपको याद होगा कि आज जैसे ही अखिलेश यादव के नाम का ऐलान हुआ, उसमें यह भी हुआ था कि अब अखिलेश यादव का जो गुट है वो चुनाव आयोग जाएगा और चुनाव आयोग को याचिका देगा। उसके जवाब में आज मुलायम सिंह ने भी कह दिया था, शिवपाल यादव ने भी कह दिया था कि वो लोग भी चुनाव आयोग जाएंगे और वही हो रहा है। कल अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। मतलब इसका साफ तौर से ये हुआ है कि समाजवादी पार्टी में अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ है। पार्टी में अब बात चल रही है कि ये पार्टी किसकी है, चुनाव चिन्ह साइकिल जो है वो किसके पास होगा। तो हम बात कर रहे थे यहां पर कि आज जो मॉर्निंग शो हुआ है समाजवादी पार्टी में, उसका विनर कौन है। अखिलेश ने पार्टी पर कब्जे की लड़ाई का पहला राउंड तो जीत लिया है। अखिलेश के बुलावे पर पार्टी के 200 से ज्यादा एमएलए एमएलसी उम्मीदवारों के सम्मेलन में आना इस बात का सबूत है कि वो सबसे ताकतवर और लोकप्रिय नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं। पार्टी पर पकड़ के मुकाबले में भी अखिलेश अपने पिता मुलायम सिंह यादव और अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पर भारी पड़े। हालांकि अध्यक्ष अब अखिलेश हैं। विरोधियों को किनारे उन्होंने लगा दिया, कामयाबी मिली है। शिवपाल, अमर सिंह दोनों से हिसाब बराबर कर लिया, यानी कि दोनों को उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया है। तगड़ा पावर डोज अपने विरोधियों को अखिलेश ने दिया है यहां पर। तो आज के मैच का फाइनल स्कोर अखिलेश के पक्ष में जरूर रहा है, लेकिन उन्हें कुछ नुकसान भी सहना पड़ सकता है। वो नुकसान क्या हो सकता है ये भी आपको बता दें। आज के एपिसोड से अखिलेश की छवि पावर के लिए किसी भी हद तक जाने वाले नेता की बन गई और ये संदेश भी गया कि अखिलेश पावर के लिए पिता मुलायम सिंह यादव तक को किनारे लगाने से परहेज नहीं करते हैं और नहीं उन्होंने किया। तो अखिलेश की पूरी पॉलिटिक्स अभी विकास यानी कि डेवलपमेंट के एजेंडे पर केंद्रित है, लेकिन कलह के केंद्र में आने के बाद उनकी व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचा है, जो कि अभी तक अच्छी थी। पार्टी में टूट से चुनाव से पहले पार्टी को बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है और इसका असर चुनाव परिणामों पर भी हो सकता है। तो ये नफा और ये नुकसान था। अखिलेश यादव को अगर कुछ फायदा हुआ है तो नुकसान भी उसका हो सकता है। अभी तक विकास की बात करने वाले अखिलेश यादव अब व्यक्तिगत तौर पर पावर चाहते हैं, ये भी पता चला है। मुलायम अखिलेश के झगड़े का अगला पड़ाव आपको चुनाव आयोग में नजर आ सकता है। मुलायम सिंह अड़े हुए हैं। चुनाव आयोग को खत लिखकर उन्होंने कह दिया है कि समाजवादी पार्टी उन्हीं की है और यह खबर अभी आ गई है। अभिषेक, हमारे संवाददाता ने आपको बता दिया है कि कल मुलायम आ रहे हैं, चुनाव आयुक्त से मिलेंगे और पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर अपना दावा करेंगे। इस झगड़े में अभी कई और ट्विस्ट आने बाकी हैं। अखिलेश की पूरी जीत भी बाकी है। इस पर भाई नेताजी और ये सब लोग आप हैं, आपस में बात करेंगे। मेरा जितना करना था या जितना मैं कर सकता था सो। अंदेशे में थे आजम, लेकिन बाप बेटे का समझौता इतनी जल्दी औंधे मुंह गिर जाएगा ये तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। मुलायम और अखिलेश के बीच भरोसा टूटने का ऐसा लंबा सिलसिला चला जिसका अंत कुछ ऐसा ही होना था। जरा गौर कीजिए कि कैसे दोनों खेमों ने पार्टी के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई। मुलायम शिवपाल ने संसदीय बोर्ड की सहमति के बगैर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जबकि लिस्ट पर संसदीय बोर्ड की मंजूरी की परिपाटी तमाम दलों में है। अखिलेश रामगोपाल ने अपनी मर्जी से पार्टी अधिवेशन बुलाने का फैसला कर लिया, जबकि यह अधिकार सिर्फ पार्टी अध्यक्ष को है। तकनीकी रूप से आज के अधिवेशन में औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई, इसलिए इसे नियमों के अनुसार नहीं माना जा सकता। आज जो अधिवेशन बुलाया था अखिलेश यादव ने, जिसमें खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने घोषित किया था, प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव को उनके पद से हटा दिया गया था। उसके बाद अब कह सकते हैं कि एक बड़ा कदम उठाया गया अखिलेश यादव के समर्थकों द्वारा और अब समाजवादी पार्टी का जो दफ्तर है लखनऊ में, उसके ऊपर भी अखिलेश यादव के लोगों का कब्जा हो चुका है। अखिलेश जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अखिलेश जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सवाल है कि अब समाजवादी पार्टी किसकी होकर रहेगी, मुलायम की या अखिलेश की? अखिलेश ने ताकत दिखाई है, लेकिन पार्टी पर सीधा कब्जा इतने भर से नहीं हो सकता।
अखिलेश कूट चुनाव आयोग में जा सकता है और असली समाजवादी पार्टी होने का दावा कर सकता है। चुनाव आयोग में एक निर्धारित प्रक्रिया है। आयोग ये देखेगा कि कार्यकारिणी के कितने सदस्य या विधायक, सांसद और पार्टी के कितने उम्मीदवार किसके साथ हैं। चुनाव आयोग ही ये तय करेगा कि यह असली समाजवादी पार्टी कौन है। इसमें समय लगेगा और चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ अदालत जाने का विकल्प भी खुला रहेगा। खतरा यह भी है कि चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल को फ्रीज कर दे। ऐसा हुआ तो अखिलेश यादव को नया चुनाव निशान चुनना पड़ सकता है। अगर पार्टी संविधान के तहत काम नहीं हुआ है तो फिर यह मामला या तो अदालत पहुंच सकता है और जरूर इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंच जाएगा, क्योंकि ये वहां रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टी और जो सिंबल्स एलोकेशन है उन विषयों पर वहां विवाद चलेगा। अखिलेश के सामने अभी पहली चुनौती सरकार बचाने की है। शिवपाल यादव के साथ 25 से 30 विधायक भी राज्यपाल के पास जाते हैं तो सरकार के बहुमत पर सवाल खड़ा हो जाएगा। इस सूरत में राज्यपाल अखिलेश यादव से बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं या विधानसभा भंग कर सकते हैं। अखिलेश खुद राज्यपाल के पास जाकर बहुमत होने का दावा कर सकते हैं। वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं। गोमती के पानी में अभी लहरें तमाम आती रहेंगी। अखिलेश यादव की इस नई टीम के लिए मुलायम सिंह यादव अब पोस्टरों के मेहमान रह गए हैं। उन्हें संरक्षक जैसे भारी भरकम शब्दों से नवाज दिया गया है। कार्यकर्ताओं की माने तो ये मुलायम सिंह यादव की ही सर्जिकल स्ट्राइक है जिसे उन्होंने अपने बेटे के लिए अंजाम दिया है। लेकिन क्या मुलायम सिंह यादव को अब यही दिन देखना बाकी था? यही सवाल अब कईयों की जुबान पर है। कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। समाजवादी पार्टी की फिल्म अभी बाकी है, ये पिक्चर खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल रुख अगली खबर का। आज पहली तारीख है नए साल की। आरबीआई के निर्देश के अनुसार आज से एटीएम से 4,500 रुपए मिलने भी शुरू हो चुके हैं। हमने भी आरबीआई के दावे का रियलिटी टेस्ट किया। दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, कोलकाता, पुणे और जयपुर में हमारे रिपोर्टर संवाददाताओं ने यह जानना चाहा कि क्या एटीएम से अब 4,500 रुपए मिलने शुरू हो चुके हैं, हाँ या नहीं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। है सुहाना आज पहली तारीख है, खुश है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख ये जी पहली तारीख है सुहाना आज। पहली तारीख को खाते में तनख्वाह की रकम पहुंची तो आंखें चमक उठी। एक तो नए साल का मौका और ऊपर से भरा खाता खुशियों को दोगुना बढ़ाता गया। पहली तारीख से आरबीआई ने एटीएम से 2500 की जगह 4500 रुपए तक पैसे निकालने की लिमिट बढ़ा दी है। अब चुनिंदा शहरों में आज तक के संवाददाता निकल पड़े ये जानने के लिए कि क्या एटीएम से पैसे मिल रहे हैं। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हमारे संवाददाता ने लोगों से पूछा क्या नोट के दर्शन हुए और क्या वादे के मुताबिक एटीएम 4,500 रुपए दे रहे हैं। जवाब आप भी सुनिए। 4.5 की लिमिट बताई गई थी और 4.5 ही निकल रहे हैं बिल्कुल, और 2 मिनट में, ओनली 2 मिनट में सिर्फ पूरे 4500 रुपए निकलवाए। बहुत अच्छा रहा उनके साथ। पूरे 500 के नोट भी निकल रहे हैं और 2000 के नोट भी निकल रहे हैं। बहुत अच्छी रही। 5-7 मिनट लगे बस, ज्यादा 5-7 मिनट ज्यादा। कोई लाइन नहीं है, कोई भीड़ नहीं है। अब बहुत ज्यादा फर्क है, बिल्कुल इजीली निकल रहे हैं पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कैश की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे फालतू में मतलब इतना हो रहा है, आराम से मिल रहा है कैश। तो दिल्ली में ज्यादातर लोगों को पैसे मिले और वो भी कतार में लगे बिना, यानी नए साल के पहले दिन हालात में 100% का सुधार दिखा। दिल्ली एनसीआर के नोएडा में भी एटीएम के बाहर न सिर्फ कतारें छोटी दिखी बल्कि एटीएम से नए नोट निकलते भी दिखे। पूरे 2 महीने बाद कतार में खड़े लोगों के चेहरों पर तनाव नहीं दिखा। 12 बजे भी लगता था और पहले भी लगता था, 2 टाइम निकालता था। अब मेरा बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि मोदी जी ने बोले थे ना कि 1 तारीख के बाद थोड़ा कुछ फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ा बिल्कुल। एटीएम से आपने कितने रुपए निकाले? 4,500। दिखाएंगे आप 4,500 रुपए? अच्छा। और अब चंडीगढ़ चलिए, हमने एटीएम का ऑन स्पॉट विश्लेषण किया।
हम इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 17C की HDFC बैंक ब्रांच के बाहर हैं और कोशिश करते हैं कि क्या हम खुद 4500 रुपये विड्रॉ कर पाते हैं या नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं विड्रॉल की। देखिए एटीएम अब कैश डिस्पेंस कर रहा है और देखते हैं कि क्या हम लोग कामयाब हो पाते हैं। और ये देखिए एटीएम ने 4500 रुपये दे दिए। ये 2000 के 2 नोट हैं और ये कि 500 रुपये का नोट है, तो कुल मिला के 4500 रुपये विड्रॉ हो गए। इस तरह से काफ़ी जो कस्टमर हैं उनको बड़ी राहत मिली है। अब महाराष्ट्र के पुणे लिए चलते हैं। यहाँ भी एटीएम ने वफादारी निभाई। हर किसी के हाथ में नए नोट दिखे, यानी यहाँ 4500 मिलने का वादा पूरा हुआ। 4500 मेरे को मिला है, कोई यहाँ पे क्यू वगैरह कुछ नहीं है और मेरे को भी मिला है, मेरे वाइफ को भी मिला है। 2000 का भी मिला है और 500 का भी मिला है। 100 की नोट? 100 का नोट नहीं मिला है, कल मिला था 100 का नोट मिला था। मुझे पता चला कि ये एटीएम में कैश है तो हम लोग यहाँ पे आए और 4500 कैश। पुणे के बाद कोलकाता चलते हैं। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने एटीएम का रियलिटी टेस्ट किया। यहाँ पर 4500 रुपए की तय रकम नहीं निकल सकी। मरता क्या नहीं करता, 2000 से ही संतोष करना पड़ा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इस समय हम एटीएम में जाकर देखेंगे कि आखिरकार विड्रॉल होता है कि नहीं रुपए का। ये रहा 2000 का एक नोट और यही समस्या है, क्योंकि जब खुजरा नहीं मिलता है, जब चेंज नहीं मिलता है, तो लोगों को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि नए वर्ष के साथ नए नियम, नए कानून हैं और काफी सारी नई सुविधाएं भी हैं। जहां कोलकाता में 2000 रुपए ही निकल रहे थे, वहीं जयपुर में एटीएम ने निराश किया। 4500 की बात छोड़ी, यहाँ एटीएम में कैश ही नहीं था। नतीजा खाली हाथ सर पिटते रह गए खाता धारक। तो किराया देना भी मुश्किल हो रहा है पीजी का, वो कहाँ से अरेंज करें। आप पढ़ाई करते हैं? यस सर। अरे मैंने तो 10 बार कोशिश करी, फिर मैं खुद यहाँ 2 डालना कि 2 ही निकल जाए, जब 2 निकले हैं बड़ी मुश्किल। बेशक सारे एटीएम नहीं चल रहे हैं, लेकिन हालात में सुधार से इनकार नहीं किया जा सकता। एटीएम के आगे कतारें कम हुई हैं। 50% से ज्यादा एटीएम से पैसे मिल रहे हैं, यानी नए साल के पहले दिन बदलाव दिख रहा है। अब उम्मीद है आने वाले दिनों में हालात तेजी से सुधरेंगे। आज तक ब्यूरो। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। नए आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को खबरदार किया है और पाकिस्तान को कहा है कि हिंदुस्तान अमन पसंद जरूर है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से बिल्कुल हिचकेंगे नहीं। और जो बात आर्मी चीफ जनरल रावत ने कही है, वो बात वक्त पर हमने ये सिद्ध भी की है। लेकिन पाकिस्तान के शासकों के दिमाग पर तो जैसे ताला पड़ा है, उनकी अक्ल पर तो जैसे पत्थर पड़ गए और वो अपने देश को विनाश की तरफ ले जाने पर तुले हुए हैं। फिर भी जनरल बिपिन रावत की चेतावनी को पाकिस्तान हल्के में लेने की भूल नहीं करे तो उसके लिए बेहतर होगा, वरना पाकिस्तान को गंभीर परिणाम झेलने होंगे। नापाक साजिशों को हिंदुस्तान का अल्टीमेटम। जनरल रावत की पाकिस्तान को 2 टूक। हम अमन और शांति चाहते हैं, लेकिन अमन और शांति का मकसद ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। अमन चाहता है, लेकिन कमजोर नहीं हिंदुस्तान। जब जब होगी जरूरत, तब तब दिखाएंगे ताकत। अगर जरूरत आई तो हम किसी भी तरह से ताकत इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटेंगे। हिंदुस्तान के नए सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की ये सीधी चेतावनी पाकिस्तान के लिए है। जनरल रावत ने दुश्मन का नाम लिए बगैर हिंदुस्तान की रवायत याद दिलाई कि हम अमन पसंद हैं, लेकिन कमजोर समझने की भूल मत कर बैठना, क्योंकि तारीख गवाह है कि जब जब पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत की, नतीजा क्या रहा। अपने कार्यकाल के पहले ही दिन जनरल रावत को पाकिस्तान को तारीख क्यों याद दिलानी पड़ी? इसकी वजह खुद पाकिस्तान और उसकी भेड़िया चाल ही है। सिर्फ एक दिन पहले शनिवार को जनरल रावत ने सेना की कमान संभाली और रविवार को नए साल की पहली सुबह पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकत की नुमाइश कर दी। नए साल की पहली सुबह नापाक हरकत।
एलओसी के शाहपुर सेक्टर में पाक सेना की फायरिंग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी से सटे शाहपुर सेक्टर में लोगों की आंखें भी नहीं खुल पाई थी कि पाकिस्तानी गोलियों ने नए साल की पहली सुबह में दहशत खोल दी। वैसे तो एलओसी से सटे इस इलाके में कभी भी कुछ भी हो जाना नामुमकिन नहीं, लेकिन नए साल की पहली सुबह की फिजा में पाकिस्तानी बारूद की गंध ने जैसे जहर ही घोल दिया। शाहपुर के लोग जश्न और स्वागत भूलकर गोलियों से जान बचाने में जुट गए। और लोग बड़ी खुशी मना रहे थे कि आज पहला दिन है और हम नए साल का आगाज अमन और शांति और प्यार और मोहब्बत से करें। ऐसे ही माहौल में सुबह ही सुबह फौरन फायरिंग शुरू हो गई और पाकिस्तान की जानिब से काफ़ी फायरिंग हुई है। 2 नवंबर के बाद से पाकिस्तान की ओर एलओसी पर फायरिंग में कमी आई थी, लेकिन नए साल के पहले ही पाकिस्तान अपनी पर लौट आया। वहीं शनिवार को हंदवाड़ा के चोंगल में पाकिस्तानी आतंकियों के हमले में एक पुलिस जवान शहीद हो गया। आज शहीद जवान को आखिरी सलामी दी गई। पाकिस्तान के इसी नापाक और कायराना हरकतों पर उसे चेताने के लिए हिंदुस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत को तारीख याद दिलानी पड़ी। हमारी जो सेना है, हम अमन और शांति चाहते हैं, लेकिन अमन और शांति का मकसद ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। हम हर तरफ से काबिल हैं, ताकतवर हैं और अगर जरूरत आई तो हम किसी भी तरह से ताकत इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटेंगे। बीते साल भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने वाले 141 आतंकियों को दोज़ख का रास्ता दिखाया है, जबकि 2013 में यह आंकड़ा 65 और 2012 में 67 था। ये आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर को लेकर बीते कुछ सालों में कितना बौखलाया हुआ है। हमारी सेना की ताकत देखिए, 250 किलोमीटर लंबे पथ में जब हमारे सेना के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा पार बड़ा हड़कंप मच गया। अभी भी उनका मामला ठिकाने नहीं लग रहा। साथ ही यही आंकड़े इस बात के भी गवाह हैं कि पाकिस्तान के नापाक अरमानों को भारतीय सेना कितने इत्मीनान से जमींदोज कर रही है। जनरल बिपिन रावत को कमान सौंपते वक्त निवर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने इस बात की तस्दीक की थी। अगर कोई मेजर एक्शन होता है तो उसका रिस्पांस मोर देन एडिक्वेट, इमीडिएट और इंटेंस होगा, और यही हमने इंडियन आर्मी ने पिछले 2.5 साल में कर दिखाया है। दरअसल पाकिस्तान के नए सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमान संभालने के अगले दिन जिस तरह से अपने गुरु राहिल शरीफ का सिखाया पाठ तोते की तरह पढ़ना शुरू कर दिया था, इसी से जाहिर था कि एलओसी पर नापाक हरकतें तेजी होने वाली है। एलओसी पार करके भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को पाक फौज और हुकूमत अब तक पचा नहीं पाई है, और जब जब उसके पेट में मरोड़ उठती है, एलओसी पर धमाके सुनाई देते हैं। पाक आर्मी चीफ बाजवा का मिशन भी इन्हीं धमाकों की आवाज और तेज करने का है, लेकिन बाजवा और शरीफ के इन अरमानों पर ही पानी फेरने के लिए पीएम मोदी ने बिपिन रावत को चुना है, क्योंकि जिस सर्जिकल स्ट्राइक का तीर पाकिस्तान के सीने में धंसा है, उसके सबसे बड़े तीरंदाज हैं जनरल बिपिन रावत। क्या है जनरल बिपिन रावत का सर्जिकल स्ट्राइक कनेक्शन, और क्यों बाजवा की हर चाल जनरल रावत से एक कदम पीछे रह जाएगी? देखिए अगली रिपोर्ट में। नए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सेना की कमान संभालते ही साफ किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ शांति तो चाहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हालात को देखते हुए अगर ताकत के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है तो सेना उससे पीछे नहीं हटेगी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। जनरल बिपिन रावत, ये वो नाम है जिसके बायोडाटा से ही पाक की सेना सिहर गई है, और इसका कारण, इसकी वजह बिल्कुल साफ है। जिस सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान अब तक बौखलाया हुआ है, हिंदुस्तान के नए सेना अध्यक्ष जनरल रावत इस जंगी मामले की बेहद महीन कारीगर माने जाते हैं। पाक के सीने में धंसा सर्जिकल तीर।
आ गया सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे बड़ा तीरंदाज। अब क्या करेगा पाकिस्तान? सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक से पाक फौज और हुकूमत सदमे में आ गई थी। तत्कालीन पाक सेनाध्यक्ष और सरकार ने पूरी ताकत से भारत की कार्रवाई को नकारने की कोशिश की, लेकिन उसके अपने लोगों ने पोल खोल दी थी कि कैसे इंडियन आर्मी की कार्रवाई के बाद आतंकियों की लाशों को ट्रक में भरकर दूर ले जाया गया था। एक सर्जिकल स्ट्राइक से तो पाकिस्तान का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। सर्जिकल स्ट्राइक के एक्सपर्ट के सामने अब क्या करेगा पाकिस्तान? जुलाई 2015 में म्यांमार की सीमा में दाखिल होकर NSCN उग्रवादियों को नेस्तनाबूद करने वाली सर्जिकल स्ट्राइक की कमान बिपिन रावत के हाथों में ही थी। बिपिन रावत को LOC के साथ साथ चीन के साथ लगने वाली LAC और नॉर्थ ईस्ट में भी काम करने का तजुर्बा है। हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर यानी ऊंचाई और सर्द मौसम में जंग के वो एक्सपर्ट माने जाते हैं। रावत के साथ सबसे खास बात यह है कि उनका ज्यादातर करियर एसिमेट्रिक वॉरफेयर या एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन में बीता है। यही वजह है कि वो अपने जिले के रहने वाले भारत के NSA अजीत डोभाल और PM मोदी की पहली पसंद बने। जनरल बिपिन रावत अपने से सीनियर 2 अफसरों से आगे बढ़कर सेना प्रमुख बने हैं, लेकिन वो मैदानी जंग के जितने माहिर सेनापति हैं, उतने ही विनम्र इंसान भी। मैं भारतीय सेना के अफसर साहिबान, सरदार साहिबान, हमारे नॉन कमीशन्ड साहिबान और सैनिक, हमारे वेटरन्स, सेवानिवृत्त जो फौज से हो चुके हैं, वीर नारीज, अन्य विधवाएं, हमारे साथ जो सिविलियन स्टाफ जो हमारे साथ एकजुट होकर काम करते हैं, और सभी के परिवारों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखलाई पाक फौज और ISI ने भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने में पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि उन्हें इस बात का बराबर डर बना हुआ है कि कहीं मोदी, डोभाल और रावत की तिकड़ी फिर से उन पर कहर बनकर ना टूट पड़े। बात बात पर परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के एक जवाब से भी सांप सूंघ चुका है। भारत की बदली रणनीति और सहनशीलता से आक्रामक रवैये की ओर बढ़ता झुकाव पाकिस्तान की समझ से परे जा रहा है। यही वजह है कि उसके नए आर्मी चीफ पद संभालते ही कश्मीर का राग अलापने लगते हैं, या फिर आए दिन पाकिस्तानी डिप्लोमेट भारत के खिलाफ डोजियर लेकर यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खटखटाते रहते हैं। और जो देश खुद ही आतंकवाद को बहुत बड़े पैमाने पर फैलाने की कोशिश कर रहा है, पूरे साउथ एशिया में, रेस्ट ऑफ द दुनिया में जहाँ हो रहा है, पाकिस्तान का सिग्नेचर नजर आता है। तो वो एक ऐसा देश जो एक पीस लविंग नेशन है, उसके खिलाफ डोजियर सबमिट करना तो एक किस्म से मजाक कराता है, और वो साफ तौर पे पाकिस्तान के डोजियर के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। जाहिर है पाकिस्तान को घेरने के PM मोदी के प्लान के ही एक अहम हिस्से के तौर पर बिपिन रावत भारत के नए सेनाध्यक्ष बनाए गए हैं। अब एक नजर डालिए बिपिन रावत के करियर के अहम पड़ावों पर। जनवरी 1979 में सेना में मिजोरम में पहली नियुक्ति पाई। नेफा इलाके में तैनाती के दौरान बटालियन की अगुवाई की। कंगो में संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स की अगुवाई की। 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख का पद संभाला। अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल से नवाजे गए। जो मेडल बताते हैं वो सेना की कहानी है, मगर निजी कहानी जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत बताती हैं। परिवार के साथ स्विट्जरलैंड घूमने गए बिपिन रावत के दिलो दिमाग पर किस कदर कश्मीर छाया हुआ था, मधुलिका से सुनिए। घूमना ये है कि अपना देश में ही जितना ज़्यादा घूमो। बाहर हम लोग विदेश गए, सब ने फ़ोटो खींचनी शुरू की कि ये देखिए स्विट्ज़रलैंड कितना सुंदर है, तो कहते अपना कश्मीर भूल गए ये लोग। तो बहुत प्राउड है, अपने कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड है। जाहिर है कश्मीर को लेकर बिपिन रावत के जहन में ये ख्याल ही उन्हें PM मोदी की पसंद बनाते हैं, और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा भी। पौड़ी गढ़वाल से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।
यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में हम जनरल रावत की शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जनरल बिपिन रावत और NSA अजीत डोभाल उत्तराखंड के एक ही जिले से संबंध रखते हैं और सच्चाई ये है कि जिन कच्ची पगडंडियों पर बिपिन रावत बचपन में दौड़ा करते थे वो आज भी जस की तस है। हिंदुस्तान की आन बान शान बढ़ाने वाली माटी NSA अजीत डोभाल, आर्मी चीफ बिपिन रावत और रॉ चीफ अनिल धस्माना इसी माटी की संतान है। ये माटी है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की। कहते हैं पहाड़ का पानी और जवानी कभी रुकते नहीं हैं। तस्वीरें देखकर इस कहावत का सच सामने आ जाता है। देखिए, ये उसी पौड़ी गढ़वाल में गढ़वाल रेजिमेंट का सेंटर लैंसडाउन है। भारतीय सेना के सबसे पुराने सेंटर में से एक। इस सेंटर से ही शुरू होता है जनरल बिपिन रावत के आर्मी चीफ बन जाने तक का इतिहास। नए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के पिता लेफ्टिनेंट जनरल LS रावत सेना में डिप्टी चीफ के पद से रिटायर्ड हुए, लेकिन उन्होंने अपनी शुरुआत गढ़वाल रेजिमेंट के इसी सेंटर में सिपाही के तौर पर की थी और इन्हीं जवानों की तरह कड़ी मेहनत करके वो सेना में बड़े पद पर पहुंचे। इस पूरे गढ़वाल क्षेत्र में हर युवा का एक बड़ा सपना गढ़वाल रेजिमेंट में शामिल होना होता है। जनरल बिपिन रावत के पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत ने भी इसी सेंटर से ट्रेनिंग ली थी। जवान के तौर पर भर्ती हुए लक्ष्मण सिंह ने कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पर सेना में डिप्टी चीफ पद तक पहुंचे और अब बेटा बिपिन रावत उनसे एक कदम आगे निकल चुका है। जनरल जोशी थे, जो स्वर्गीय जनरल जोशी जो कि आर्मी प्रमुख थे। उसके बाद एडमिरल DK जोशी थे, वो नौसेना के अध्यक्ष रहे। उसके बाद इस समय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ जो हैं वो उत्तराखंड से हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो एक बहुत बड़ा पद होता है वो उत्तराखंड से है और DGMO वो भी उत्तराखंड से है। और ये सबसे बड़ी गौरव की बात है और ये बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है उत्तराखंड के लोगों के लिए, केवल उत्तराखंड नहीं पूरे भारत के लिए। किसी ने नहीं सोचा था कि इन कच्चे और बीहड़ रास्तों पर कदमताल करने वाला एक बच्चा एक दिन सेना का सबसे बड़ा अधिकारी बनेगा। ये कच्चा रास्ता नए आर्मी चीफ बिपिन रावत के पैतृक गांव सैंड को जाता है। पौड़ी जिले के द्वारीखाल ब्लॉक में बिरमोली पंचायत के हिस्से में आता है ये गांव। सुख सुविधाओं से कोसों दूर जनरल बिपिन रावत के घर तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। उत्तराखंड राज्य के बनने के 16 बरस बीत जाने के बाद भी बिपिन रावत का गांव सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से भी अछूता है। जहां तक सड़क से कनेक्टिविटी की हम बात करें, इस रास्ते का सर्वे हुआ है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड राज्य को बने हुए 16 साल हो गए हैं और देश को आज़ाद हुए 60 साल से ज़्यादा का वक्त हुआ है, लेकिन उनके घर तक पहुंचने का रास्ता जो सड़क है वो नहीं बन पाई है। जनरल बिपिन रावत का घर जितना सामान्य, उससे कहीं ज्यादा सामान्य उनके परिवार के लोग। बिपिन रावत के आर्मी चीफ बनने के बाद उनके बूढ़े चाचा चाची में मानो नई ताकत भर गई। चेहरा खुशी से खिला हुआ है। हमारे भाई साहब भी डिप्टी चीफ के पद पर थे फौज में, और जब भतीजा हमारा चीफ बना है तो हमें बहुत खुशी हुई है। हम बहुत खुश हैं। और कब इससे पहले कब आए थे रावत जी घर? वो 3 साल पहले आए थे यहाँ पूजा समारोह में आए थे, और फिर जल्दी फिर घर में आने वाले हैं। फिर हम पूजन करने वाले हैं। मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे इस जिले के लोगों ने परेशानी को अपना मुकद्दर मान लिया है, मगर गर्व इस बात का है कि बेटे दुनिया भर में सिर ऊंचा कर रहे हैं। सलाम करता हूँ उस जावाद शेर को जिसने उत्तराखंड का पूरे भारत और सगरी नाम उज्जवल कर रखा है। मैं उनको सलाम करता हूँ। और शायद मेरा गांव का नाम बिरमोली इसलिए पड़ा कि ये वीरों की भूमि है, और उत्तराखंड जो है ये देवभूमि माना जाता था आज तक, लेकिन अब जावादों का भी देश माना जाएगा। आर्मी में भर्ती होने का सपना देखने वाला बच्चा एक दिन आर्मी का सबसे बड़ा अधिकारी बन जाए, उस पर गर्व तो होगा ही। बिपिन रावत न सिर्फ इस गांव के लिए बल्कि पूरे पौड़ी गढ़वाल के लिए मिसाल है। मंजीत नेगी, पौड़ी गढ़वाल, आज तक।
आज नए साल 2017 का पहला दिन है। पूरे आज तक के परिवार की तरफ से आप सभी हमारे दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल के पहले दिन देश भर में जमकर जश्न मनाया जा रहा है। अमृतसर से लेकर इलाहाबाद तक और दिल्ली से लेकर देवघर तक लोग अलग अलग ढंग से साल के पहले दिन का स्वागत कर रहे हैं। पहले दिन मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाकर ईश्वर से प्रार्थना की गई है। इस साल को मंगलमय मानने के लिए दुआ की गई है और ये कहा गया है, लोगों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने ईश से ये प्रार्थना की है कि नववर्ष मंगलमय हो, हमारे अपने देश और तमाम देशवासियों के लिए सुखमय हो, सुख शांति हो, हमारा देश विकास की राह पर तेजी से बढ़े। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देश और दुनिया की हर खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।